नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। गोल्फ में भारत को झटका लगा है। गोल्फर अदिति अशोक चौथे नंबर पर रही है। इस हार के बाद वो पदक जीतने से चूक गई हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अदिति के प्रदर्शन को सराहा है और बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के ऐतिहासिक प्रदर्शन से अपने भारतीय गोल्फ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपने बेहद शांत और शिष्टता के साथ खेला और धैर्य और कौशल के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए आपको बधाई। और वहीं टोक्यो ओलंपिक अपने अंतिम पड़ाव पर है। खेलों के महाकुंभ का 16वां दिन है। आपको बता दें, भारत के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज फाइनल मुकाबला खेलेंगे। पाकिस्तान के अरशद नदीम भी इस मुकाबले में उतरेंगे और फाइनल भारतीय समय के अनुसार 4:30 पर शुरू होगा और ये मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम ने जैसा प्रदर्शन किया उससे ये तय है कि ये दोनों ही जेवलिन थ्रोअर मेडल में पूरी ताकत झोंक देंगे। 23 साल के नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में क्वालिफाई के लिए 83.50 मीटर की सीमा को पार करते हुए 86.65 मीटर भाला फेंका था और ग्रुप ए में टॉप पर थे। और अरशद नदीम ने 85.16 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और वो ग्रुप बी में तीसरे नंबर पर थे। दोनों ग्रुप को मिलाकर कुल 12 खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस नियंत्रण कक्ष में शुक्रवार रात एक फोन कॉल आने से हड़कंप मच गया। दरअसल फोन कॉल के जरिए मुंबई पुलिस को धमकी दी गई कि मुंबई में चारों स्थानों CSMT भाईखला स्टेशन, दादर स्टेशन और अभिनेता अमिताभ बच्चन के आवास पर बम रखे गए हैं। बम की सूचना मिलते ही अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में बम निरोधक दस्ते और GRP की टीम ने बताए गए जगहों की तलाशी भी ली। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि जांच में ये कॉल फर्जी निकले और अब इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की CIU ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस घटना पर मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि फोन आने के बाद राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल के साथ ही बम निरोधक दस्ता और श्वान दस्ता और स्थानीय पुलिसकर्मी इन स्थानों पर पहुंचे और तलाश अभियान चलाया गया। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि अभी तक इन स्थानों पर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है और वहां भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मामले की फिलहाल जांच चल रही है और इससे पहले भी मंगलवार देर रात मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट में बॉम्ब से उड़ाने की फर्जी कॉल आई थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच तो की लेकिन यहां फर्जी कॉल बताया गया। इस मामले में भी FIR दर्ज की गई है और फिलहाल जांच अभी भी जारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस नियंत्रण कक्ष में शुक्रवार रात एक फोन कॉल आने से हड़कंप मच गया। दरअसल यहां फोन कॉल के जरिए मुंबई पुलिस को धमकी दी गई और मुंबई में 4 स्थानों पर ये बम रखे गए हैं और बम की सूचना मिलते ही अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। आपको बता दें कि यहाँ अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस फोन कॉल में 3 रेलवे स्टेशन पर ये साजिश रची गई थी और तलाशी के दौरान जो है वो कोई सुराग नहीं मिला। अब देखना यह है कि इस तरीके से प्रशासन को भी धमकियां दी गई हैं, क्या कुछ सामने आने वाला है। फिलहाल पुलिस की तरफ से भी तलाशी अभियान जारी है और यहां मुंबई में धमाके की धमकी दी गई है और ये पूरा मामला महाराष्ट्र के मुंबई का बताया जा रहा है, जहां अचानक एक संदिग्ध कॉल आती है और यहाँ फोन कॉल आने से पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। आपको ये बता दें कि पुलिस ने इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की CIU ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस घटना पर पुलिस ने एक अधिकारी ने कहा कि अब फिलहाल जांच की जा रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से यहाँ एक फोन कॉल आती है और एक फर्जी कॉल बताई जा रही है और 3 स्थानों पर यहाँ बम पाए जाने की भी सूचना प्राप्त हुई है। देखिए, कल 9:45 पर एक खबर मुंबई पुलिस की कंट्रोल रूम पर आया था, जिसमें कहा गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, भाईखला रेलवे स्टेशन,
दादर रेलवे स्टेशन और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले में बम रखा है, जिसके बाद बम विरोधी पथक सहित मुंबई पुलिस की तमाम यंत्रणाएं जो है घटना स्थल पर पहुंची। लगभग 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कहीं कुछ बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद मुंबई पुलिस इसे फेक कॉल के नजरिए से देखते हुए सरगर्मी से बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से खबर आई थी, घंटे 2 घंटे के लिए मानो कि मुंबई सहित महाराष्ट्र सरकार दहल गई थी। जी मुरारी, बड़ा सवाल ये उठता है कि जो प्रशासन लोगों की सहायता करता है, सुरक्षा करता है, उसी को फोन कॉल आई है, और दूसरी चीज है कि बम मिलना एक बड़ी बात हो जाती है। देखिए, खबर मिलते ही पुलिस की जो यंत्रणाएं थी वो सबसे पहले जिस तरीके से बम को ढूंढने की कोशिश की गई थी, साथ ही साथ पुलिस की एक टीम उस फोन कॉल को ट्रेस कर रही थी कि फोन कॉल कहां से आए हुए हैं, किसने किया है, इसकी जहां जांच चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाजे से सबसे पहले उन रेलवे स्टेशनों पर और सभी के महानायक अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा को था, और घटना स्थल पर प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ मुंबई पुलिस भी रेलवे स्टेशन सहित अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर तैनात दिखी। हालांकि ये फेक कॉल था और पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। जी मुरारी, जिस तरीके से आपने बताया कि मामले की जांच जारी है, क्या लग रहा है कि कौन साजिश करता हो सकता है इस मामले के पीछे? देखिए, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी मंत्रालय में बम रखने के फर्जी कॉल्स आ चुके हैं, शिवसेना भवन में फर्जी कॉल रखने के इस तरीके के मामले आ चुके हैं। अब ऐसे में इस तरीके की हरकत किसके द्वारा किया गया है, किसके कहने पर किया गया है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये जांच की विषय है। और मुंबई पुलिस सहित एटीएस सहित जो सरकारी यंत्रणाएं हैं, बम विरोधी पथक, ये जो है कि मामले की जाँच कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली की प्यास बुझाने वाली यमुना नदी में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कालिंदी कुंज इलाके में शनिवार को सतह पर जहरीली झाग दिखी गई और पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के साथ ही प्रदूषण अब फिलहाल बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार यमुना में प्रदूषण पर कई बार चिंता जाहिर कर चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई समाधान नहीं निकला है। दिल्ली के यमुना की जब भी बात होती है तो दिमाग में सफेद झाग वाली नदी जरूर आती है। सोशल मीडिया और न्यूज में भी ये तस्वीरें छाई रहती है और इन झागों का जो कारण है आसपास की फैक्ट्रियां बताई जा रही हैं। माना इस मामले में यह भी जा रहा है कि आसपास के धोबी घाट, कपड़े रंगने की फैक्ट्रियों से निकलने वाला डिटर्जेंट का पानी यमुना में झाग का एक बड़ा कारण है। ना भाई साहब, अभी तो पानी साफ है। ये करीबन गर्मियों में बैसाख जेठ में माघ में झाग ज्यादा होता है, उस टाइम पानी भी काला रहता है। इस टाइम तो पानी ठीक है, थोड़ा प्रेशर से झाग बन रहा। बाकी थोड़ा बहुत प्रदूषण तो है इसमें, नाला वगैरह अशोक नगर हो गया, इधर काले खां हो गया, कई नाले हैं, तो उसका प्रदूषण है इसमें। तो ये झाग क्यों बनता है? वही केमिकल की वजह से जो नाले के पानी इसमें ज्वाइंट है। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब राज्य में जनजीवन सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन राज्य में ये शांति आतंकवादियों और उनके आकाओं को रास नहीं आ रही है, इसलिए वो हमेशा अशांति फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि राज्य की सुरक्षा में मुस्तैद हमारे जवान समय समय पर उनके मंसूबे नाकाम कर देते हैं। शनिवार को सुरक्षा बलों ने बड़गांव में मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया और मुठभेड़ वाली जगह से भागे दूसरे आतंकी को पकड़ लिया गया। ये तमाम जानकारी श्रीनगर के आईजी विजय कुमार ने दी है। टेररिस्ट छिपे हुए, तो पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग आया। बाद में अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, तो मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया और दौरान इनकाउंटर एक टेररिस्ट मारे गए जो गोड़ीपुर अवंतीपुर का है, एलईटी से वास्ता रखता है और उसका नाम साकिब डार है। उसके बाद उसके पास से कुछ डायरी मिला। डायरी को जब हम लोग पढ़ें तो पता चला कि उसमें एक दूसरा मिलिटेंट है, कहाँ छिपा उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग वहाँ पर रेड मारे तो वहाँ से पता चला कि एक ट्रक में वहाँ से भागा है। तो बाद में पुलिस, आर्मी गई, उस मिलिटेंट को भी, जो शबीर नज़ार है,
एलईटी का, उसको पकड़ लिया। उसके पास एक पिस्टल मिला है, एक ग्रेनेड मिला है, और ड्राइवर को हम लोग डिटेन कर लिए, इंट्रोगेशन चल रहा है। तो सर जो ये मिलिटेंट मारा गया ये नया नया ही ज्वाइन हुआ? हाँ, 2 महीना पहले ज्वाइन किया था और हमारे लिस्ट में इसी कैटेगरी में है। तो सर क्या अपील करेंगे इन लड़कों से? बिल्कुल, मैं बार बार अपील करता रहा हूँ टेररिस्ट से, उनके पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को एमनेस्टी में लाए, हम लोग मदद करेंगे। आज ऐसा है कि जो मिलिटेंट जो पकड़ा गया है, हम लोग उनके पेरेंट्स को बुला रहे हैं, उनसे और पूछताछ करेंगे कि पेरेंट्स को आगे आना चाहिए और पुलिस पर ट्रस्ट करना चाहिए। हम बहुत सारे बच्चों को। और बिहार के पटना में नदियों के जलस्तर में बढ़त जारी है और बिहार का और बाढ़ का जो पानी है वो बढ़ने से लोगों की चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और इस खतरे से निपटने को लेकर प्रशासन ने बांधों के साथ अन्य इलाकों में निगरानी के पदाधिकारियों को जवाबदेही के साथ लगा दिया है और पटना में ग्रामीण इलाकों के साथ शहर में भी नदी का बढ़ता जलस्तर चिंता बढ़ाने वाला है। धनरुआ, दनीवा, फतुहा, अथम लगोला प्रखंडों में दरधा, पुनपुन, महतमाइन और भतू नदियों में जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ ओवर टॉपिंग का भी जो खतरा है वो बढ़ने लगा है और इसी के चलते यहाँ जिला प्रशासन की टीम भी निगरानी में लगी हुई है। पानी में सामान लेके आ रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है। घाट पर पानी बढ़ गया है क्या? हाँ, बढ़ गया है। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या नाम है आपको? दुखित। बताइए कि आप कपड़ा धो रहे हैं घाट के पास, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो ही रही है। घाट पर कपड़ा धो रहे हैं? हाँ, तो शुरू से धो ही रहे हैं, जब का करे, यही कम में है तो कितना दिन से कपड़ा धो रहे हैं? वही 40 बरस से करीब कर ही रहे हैं। परेशानी हो रही है? हम परेशानी हो रही ना, देख पानी में हिल के जाते हैं, कपड़ा सुखाते हैं, क्या करें। कपड़ा सुखाने में दिक्कत हो रही है? हाँ, तब ऊपर पसारते थे तो ऊपर पसारने ही नहीं देता है पर प्रेशर लोग। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो ही रही है। पानी की जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है? हाँ, पानी तो बढ़ रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी लंबा वक्त बाकी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहां यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के शामिल होने की गर्माहट बिहार में भी महसूस होने लगी है। इसी क्रम में ओवैसी के यूपी में मुस्लिम गठबंधन बनाने के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम समाज को बांटना है, उनके बयानों से जोड़ नहीं होता, सिर्फ तोड़ होता है। बता दें कि यहाँ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुस्लिमों के लिए संगठन बनाने का ऐलान किया है। इस पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि कोई उनको महत्व नहीं देता, यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां शहनवाज हुसैन ने कहा कि ओवैसी क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें काफी लंबा वक्त है और इसी को लेकर जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेते हुए इसी क्रम में ओवैसी के यूपी में मुस्लिम गठबंधन बनाने के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी का काम समाज को बांटना है, उनके बयानों से जोड़ नहीं होता, सिर्फ तोड़ होता है। आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुस्लिमों के लिए संगठन बनाने का ऐलान किया है और इस पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि कोई उनको महत्व नहीं देता है और यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ ओवैसी क्या कुछ कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा कहा है और यहां बीजेपी IT सेल को इसे नियंत्रित करने की तैयारी करने के लिए कहा है। बीते शुक्रवार की बात करें तो CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़े की तरह है और इसे नियंत्रित करने के लिए बीजेपी के IT और सोशल मीडिया सेल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से प्रशिक्षण और तैयारी करने के लिए कहा गया है। आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि अगर वो सावधान नहीं हुए तो वो मीडिया ट्रायल का शिकार हो सकते हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि एक विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय घटना के लिए सोशल मीडिया का परीक्षण अन्य देशों में शुरू हुआ है। पेगासस विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि IT सेल के कर्मचारियों से अब देर किए बिना तुरंत सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ हो रहे प्रचार का जवाब देना होगा।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा कहा है और यहां बीजेपी आईटी सेल को इसे नियंत्रित करने की तैयारी करने को कहा है। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़े की तरह है। उन्होंने इसे नियंत्रित करने के लिए बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया सेल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से प्रशिक्षण और तैयारी करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि यहाँ योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ आईटी जो कर्मचारी हैं वो सतर्क रहें और इस बीच उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़े की तरह है और बीजेपी आईटी सेल को इसे नियंत्रित करने की तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़े की तरह है और इसे नियंत्रित करने के लिए बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया सेल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से प्रशिक्षण और तैयारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर वो सावधान नहीं हुए तो वो मीडिया ट्रायल का शिकार हो सकते हैं। योगी ने इस बीच ये भी दावा किया है कि विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय घटना के लिए सोशल मीडिया का परीक्षण अन्य देशों में शुरू हुआ है। या लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए यूपी के एटा की बात कर लेते हैं, जहां छत पर सो रहे युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई है और ये मामला भी सामने आया है। आपको बता दें कि दरअसल यहां पिलुआ थाना क्षेत्र के बमनई गांव में छत पर सो रहे युवक की अज्ञात हमलावरों ने चाकू कूदकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि यहां आरोपियों ने युवक की हत्या कर मौके से फरार हो गए और मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे। एएसपी ओपी सिंह और क्षेत्राधिकारी ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। यूपी के एटा की बात कर रहे थे हम कि छत पर सो रहे युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पिलुआ थाना क्षेत्र के बमनई गांव में छत पर सो रहे युवक की अज्ञात हमलावरों ने चाकू कूदकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि यहां आरोपियों ने युवक की हत्या कर मौके से फरार हो गए और उसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे एएसपी ओपी सिंह और क्षेत्राधिकारी ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच में जुट गए। और यूपी के फारुखाबाद में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली से शहरवासी ही नहीं बल्कि वहां के कर्मचारी भी परेशान हैं। बता दें कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को करीब 22 महीने से अपनी बकाया पेंशन राशि का इंतजार है और यहां आपको ये बता दें कि बुजुर्ग कर्मचारी के परिजन पेंशन बनवाने बकाया राशि के लिए विभाग से लेकर जिले के बड़े अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नतीजा 2.5 के 3 पात है और यहाँ 22 महीनों से पेंशन नहीं मिलने के कारण आर्थिक समस्याओं के चलते परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है। इस बीच पेंशन नहीं मिलने से बेटियों की पढ़ाई भी छूट गई है। आपको बता दें यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली से शहरवासी ही नहीं बल्कि वहां के कर्मचारी भी परेशान हैं और इस बीच 22 महीने से अपनी बकाया पेंशन राशि का उन्हें काफी ज्यादा इंतजार है। पेंशन ना मिलने से यहां ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ 22 महीने से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और ये मामला यूपी के फर्रुखाबाद का बता रहे हैं हम, जहां भुखमरी की जिंदगी जीने को मजबूर है ये परिवार और इस बीच पेंशन ना मिलने से ग्रामीण काफी ज्यादा भी परेशान भी नजर आ रहे हैं। 22 महीने से ये पेंशन की राशि का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ जिस तरीके से पेंशन नहीं मिली है वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्या सोचता है? समस्या वही है, पेंशन वगैरह ग्रेजुटी पैसा ये चीज नहीं मिला है अभी तक। रिटायर हुआ करीब 22 महीना हो चुका। हमने जो अधिकारी को सबको लेटर लिखा है कोई सुनाई नहीं दे रहा। डीएम साहब को लिख के दिया, विद्युत मंत्री को दिया और
आए को लिख के दिया, कोई सुनाई नहीं पड़ रहा। हम तो वैसे भी बाहरी आदमी, जैसे बेटी आए, परदेश में पढ़ा हूँ, कोई सुनाई नहीं पड़ रहा। और वहीं यूपी में प्रशिक्षित स्नातक की लिखित परीक्षा पूरे प्रदेश में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। बता दें कि ये परीक्षा 2 पारियों में संपन्न होगी। अमेठी जिले में टीजीटी परीक्षा के लिए कुल 4 सेंटर बनाए गए हैं और सभी चारों सेंटरों में कुल मिलाकर 2180 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर के साथ निगरानी की जा रही है। साथ ही केंद्र और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें 2 सचल दल का गठन भी किया गया है। यूपी में प्रशिक्षित स्नातक की लिखित परीक्षा पूरे प्रदेश में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ जिस तरीके से परीक्षा आयोजित की जा रही है, यहाँ परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखा गया है और इसी के साथ सैनिटाइजर, मास्क का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच आपको ये बता दें कि 4 सेंटर्स पर ये परीक्षा ली जा रही है और 2180 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। टीजीटी परीक्षा के लिए कुल 4 सेंटर बनाए गए हैं और सेंटरों में कुल मिलाकर 2180 परीक्षा छात्र इसमें आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर का भी इस्तेमाल किया गया है। उसी के साथ निगरानी भी की जा रही है और इसके साथ ही पर्यवेक्षक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है और 2 सचल दल का गठन भी किया गया है। शिव प्रताप इंटर कॉलेज पर टीजीटी पीटीजी की परीक्षा 2 पालियों में होगी। लगभग 600 छात्रों की स्ट्रेंथ है। परीक्षा 9:30 बजे से शुरू है। सभी कक्ष में जो है कापियों का डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया गया है। 9:30 बजे परीक्षा सफल संपन्न हो जाएगी। परीक्षा की शुचिता के संबंध में यहाँ पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 24 कक्ष में परीक्षा चल रही है। सभी कक्ष का निरीक्षण जो है सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत किया जा रहा है। अमेठी तहसील में कितने सेंटर बनाए गए हैं? अमेठी तहसील में 4 सेंटर। कितने बच्चे? और वहीं देश में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। नदी किनारे बसे घरों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से नदियां खतरे के निशान पर आ गई है। हमीरपुर में बाढ़ का पानी घरों में घुसने की वजह से लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर है। प्रयागराज हमीरपुर की तरह वाराणसी में भी नदी उफान पर है। यहाँ प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि लगभग 1500 मकान यहाँ डूब चुके हैं। आपको बता दें देश में लगातार बारिश की वजह से अब नदियां उफान पर हैं और नदी किनारे बसे घरों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से जनजीवन काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है और यहां इस तरीके से ग्रामीण भी परेशान हैं और कई गांव बाढ़ के पानी में भी आ चुके हैं और कई जो निचले इलाके हैं वो भी जलमग्न हो गए हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से नदियाँ खतरे के निशान पर आ गई है। हमीरपुर में बाढ़ का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। प्रयागराज हमीरपुर की तरह वाराणसी में भी नदी उफान पर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है और वहीं दूसरी ओर जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने इस दौरान ये भी बताया कि यहाँ 1500 से ज्यादा मकान इस दौरान डूब चुके हैं। देखिए, समस्याएं तो बहुत से प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे पूरा छोटा बघाड़ा जैसे जो ये बांध बक्सी बांध के आसपास का क्षेत्र है वो सब मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और सलौरी भी हो गया, गोविंदपुर हो गया, राजापुर हो गया, ये सब के जो मतलब जो थोड़ा ढाल वाले एरिया हैं ये सब मतलब सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आ गए हैं और यहाँ पर बच्चों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। इस समय बच्चों के बहुत से एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो इस कारण उनको मतलब वो जाने में भी संकोच कर रहे हैं कि जाएंगे तो फिर कैसे उनका एग्ज़ाम मतलब कैसे क्या होगा। तो वही सब मतलब बहुत सी समस्याएं हैं। इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि
जरूर लेने के लिए लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन नहीं लेंगे तो फिर उनका फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। यही सब समस्याएं हैं। समस्याएं पैदा हो रही, पानी बढ़ता जा रहा है, कितने मकान डूबे होंगे? लगभग 1-1,500 मकान डूब चुके हैं अभी तक, और अभी डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले दिनों में और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यही सब समस्याएं हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।